हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो 10 वीडियो आ चुके हैं, ये 11वां वीडियो है। तो आपने अभी तक यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। सभी प्रश्न मैंने महत्वपूर्ण लिए हैं। इसके अलावा साइंस को मैं NCERT से भी पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। क्लास 6 कंप्लीट हो गया है और क्लास 7 की बुक अभी चल रही है। जैसे ही 7th कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही मैं 8th की बुक की शुरुआत कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, मानव की आहार नाल के जिस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है वह भाग है। पहला विकल्प है बृहदांत्र, दूसरा है क्षुद्रांत्र, तीसरा है मुख और चौथा है आमाशय। तो किसमें वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है? तो सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि आहार नाल में कौन कौन से अंग होते हैं। तो आहार नाल की शुरुआत होती है मुख से, उसके बाद मुख गुहा, फिर ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। ये अंग मिलकर आहार नाल बनाते हैं। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी है। यदि NCERT की आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा। अब इसमें पूछा गया है कि जिस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है वह भाग है, तो वह है छोटी आंत यानी क्षुद्रांत। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन विघटित हो जाते हैं, तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कैटरपिलर यानी इल्ली, और इसे ही कहते हैं रेशम कीट, जिस पदार्थ के बने रेशे का श्रावण करते हैं वह है। पहला विकल्प है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा और चौथा है सेलुलोज। तो कैटरपिलर यानी इल्ली और इसे ही कहते हैं रेशम कीट, तो ये प्रोटीन से बने फाइबर को स्रावित करते हैं जो हवा के संपर्क में आने पर सख्त हो जाता है और रेशम के रेशे बन जाते हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है, इसका कारण यह है कि पहला विकल्प है वायवीय श्वसन होता है और अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा है अवायवीय श्वसन होता है और अल्कोहल, CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरा है वायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल, CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। और चौथा विकल्प है अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप लोगों को भली भांति याद होगा, ये मैंने आपको बताया है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जब कभी भी हम अधिक दौड़ते हैं, अत्यधिक व्यायाम करते हैं या कोई वजन उठाते हैं तो क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है जो इकट्ठा हो जाता है, इसी वजह से दर्द होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो अत्यधिक व्यायाम जब करते हैं तो बहुत दर्द होता है मांसपेशियों में, इसी कारण से। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में धमनियों के विषय में सही वर्णन वाला कथन है। पहला विकल्प है धमनियों की भित्तियां पतली होती हैं और इनके भीतर वाल्व होते हैं। इनमें रुधिर निम्न दाब पर बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं। दूसरा है धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं और इनके भीतर वाल्व होते हैं। इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है। ये विभिन्न भागों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में पहुंचाती हैं। ये जो विकल्प है थोड़ा छूट गया है, यहाँ पर लिख नहीं पाया है, तो ये पूरा है। ये विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में ले जाती हैं। ये पूरा होगा, यहाँ तक हृदय तक ले जाती हैं। तो ये मैंने बोलकर बता दिया है। अगला विकल्प लिखा हुआ है धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। इनमें वाल्व नहीं होते। इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है। ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। और चौथा है धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं। इनमें रुधिर निम्न दाब पर बहता है। ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। तो मानव शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं। एक होती है धमनी और दूसरी होती है सिरा। धमनियों का कार्य क्या है?
इनकी जो भित्ति होती है ये मोटी और प्रत्यास्थ होती है, क्योंकि इनमें जो रक्त बहता है वह उच्च दाब पर बहता है। और ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है, तो इसमें सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरी होती हैं सिराएं, इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो सिराएं जो है इनकी जो भित्ति होती है वह पतली होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती हैं। और इनमें ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। तो ये अंतर आपको याद रखना है। ये जो प्रश्न है आपका, जो मैंने आज वीडियो साइंस का बनाया था, जो मैंने आज पढ़ाया है, उसी से लिया गया है। आप देखेंगे कि पूरा डिटेल में मैंने उसमें पढ़ाया है और ये प्रश्न उसी से लिया गया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ NCERT से आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये सभी प्रश्न उसी से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी उसी लेसन से लिया गया है जो लेसन मैंने आज पढ़ाया है। इसमें मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग पूछा गया है। पहला विकल्प है वृक्क, मूत्र नली, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। दूसरा है वृक्क, मूत्राशय, मूत्र नली, मूत्र मार्ग। तीसरा है वृक्क, मूत्र मार्ग, मूत्राशय, मूत्र नली। और चौथा है वृक्क, मूत्राशय, मूत्र मार्ग और मूत्र नली। तो जो मूत्र का वास्तविक मार्ग है वृक्क से यानी किडनी से छनकर ये मूत्र नली में पहुंचता है। उसके बाद यह मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है और फिर मूत्र मार्ग के द्वारा एक छोटा सा रंध्र होता है, उसी से ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन चुनिए, यानी जो गलत है कोशिका के संदर्भ में वह बताना है। पहला विकल्प है कोशिका की आकृति विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित होती है। दूसरा है पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती। तीसरा है जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और चौथा है न्यूरॉन की आकृति तकली के जैसी होती है। अब इसमें जो गलत है वह बताना है। तो जो पहला लिखा हुआ है कि कोशिका की आकृति विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित होती है, ये सही है, क्योंकि एक जीव में एक या एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। तो इसलिए जीवों को भी बांटा गया है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव स्वपोषण और आवश्यक जीवन कार्यों को करने में सक्षम होते हैं और कोशिका का जो आकार है हमेशा एक दूसरे से जुड़ा होता है और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के साथ बदलता रहता है। तो पहला तो इसमें सही हो गया। दूसरा लिखा है पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती, तो ये गलत है। क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है, तो ये गलत हो गया। इसमें लिखा है कि कोशिका झिल्ली नहीं होती। तीसरे में लिखा है जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो ये सही है, क्योंकि जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो ये सही है। चौथा लिखा है न्यूरॉन की आकृति तकली के जैसी होती है, तो ये गलत है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो है शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। वे तंतुओं के आकार का प्रदर्शन नहीं करते। तंत्रिका कोशिकाएं लंबी शाखा युक्त कोशिकाएं होती हैं, तो ये लंबी शाखा युक्त होती हैं, तकली की जैसी नहीं होती, तो ये गलत हो गया। तो दूसरा गलत है और चौथा गलत है, यानी कि बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं कारण सहित आप लोगों को इसीलिए बता रही हूं ताकि आपको याद रहे। मैं सिर्फ सही और गलत नहीं बताती, मैं पूरा व्याख्या से बता देती हूं, क्योंकि आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, मेरा यही मकसद है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के संदर्भ में सही है। पहला लिखा है दोनों क्रियाएं पौधों में दिन के समय होती हैं। दूसरा है श्वसन की क्रिया रात में तथा प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। तीसरा है
श्वसन रात और दिन में होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय होता है। और चौथा है दोनों क्रियाएं रात और दिन में होती हैं। तो जब मैंने लेसन पढ़ाया आप लोगों को पादपों में पोषण, तो उसमें मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिटेल में बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये तो आप समझ गए कि सूर्य का प्रकाश दिन में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय होता है। लेकिन जो श्वसन है वो रात और दिन दोनों में होता है, तो सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है अतिसार और मलेरिया जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। दूसरा है टाइफाइड और क्षय रोग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं। तीसरा है इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। और चौथा है पोलियो और अधिकांश जुकाम विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अब इसमें जो सही है वही बताना है। यहां पर लिखा हुआ है कि इनमें से सही कथन है। अब इसमें जो पहला लिखा हुआ है अतिसार और मलेरिया, ये परजीवी जीवाणु द्वारा फैलता है और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें लिखा है कि दोनों जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा लिखा है टाइफाइड और क्षय रोग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं, तो ये जो है ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि टाइफाइड जीवाणु से फैलता है और जो क्षय रोग है ये भी जीवाणु से फैलता है और इसमें लिखा है प्रोटोजोआ, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे में लिखा है इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, ये सही है, ये दोनों रोग विषाणु द्वारा फैलते हैं। और चौथे में लिखा है पोलियो और अधिकांश जुकाम विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं, तो ये भी सही है, ये दोनों ही विषाणु यानी वायरस से फैलते हैं, तो ये तीसरा और चौथा सही है। तो आपका जो चौथा विकल्प है वह आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले रसायन जिनका उपयोग खाद्य परिरक्षणों के रूप में किया जाता है कौन से हैं? विकल्प देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बेंजोएट। दूसरा है टार्टरिक अम्ल और सोडियम सल्फेट। तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। और चौथा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट और सोडियम बेंजोएट। तो खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं? तो ऐसे रसायन जो भोजन को दूषित या सड़ने से बचाते हैं, खराब होने से बचाते हैं, तो इनका उपयोग इसीलिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग जब कभी भी अचार रखते हैं तो इसमें एक खाद्य परिरक्षक मिलाया जाता है, अगर वो ना मिलाया जाए तो उससे अचार खराब हो जाएगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें आपका जो चौथा विकल्प है वह सही है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट, इनका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है दाब का एसआई मात्रक है। पहला विकल्प है न्यूटन इंटू मीटर। दूसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तीसरा है न्यूटन प्रति मीटर और चौथा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में दाब बराबर क्या होता है? P बराबर बल बटे में क्षेत्रफल। अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया? SI न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दाब का एक अन्य मात्रक पास्कल भी है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी पॉलीथीन की नली को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन की नली, पहला विकल्प है, ऋणावेशित हो जाती है जबकि कपड़ा धनावेशित हो जाता है। दूसरा है, नली तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित हो जाते हैं। तीसरा है, धनावेशित हो जाती है जबकि कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। और चौथा है, नली तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित करते हैं। तो जब किसी पॉलीथीन की नली को ऊनी कपड़े से रगड़ देते हैं तो क्या होता है, पॉलीथीन की जो नली है ऋणावेशित हो जाती है और जो कपड़ा है वह धनावेशित हो जाता है। पहला विकल्प इसमें सही है। तो ऐसा क्यों होता है, जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु से रगड़ते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक सतह से दूसरी सतह पर चले जाते हैं। वह सतह जो इलेक्ट्रॉन देती है धनावेशित हो जाती है और जो ग्रहण करती है ऋणावेशित हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, सर्दियों की प्रातः नंगे पांव चलते समय हम यह अनुभव करते हैं कि लकड़ी के फर्श की तुलना में मार्बल फर्श अधिक ठंडा है। इसका कारण यह है कि मार्बल का फर्श, दूसरा है, लकड़ी की फर्श की तुलना में ऊष्मा को अधिक परावर्तित करता है। दूसरा है, लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक है। तीसरा है, लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का हीन चालक है। और चौथा है, को प्रतिदिन धोया जाता है जबकि लकड़ी के फर्श को केवल बुहारा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, जब कभी भी आप संगमरमर के फर्श पर चलते हैं यानी मार्बल के फर्श पर चलते हैं तो वो आपको ठंडा लगता है और लकड़ी का आपको ठंडा नहीं लगता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लकड़ी के फर्श की तुलना में जो मार्बल का फर्श होता है वह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। अब आप याद कीजिए, जब मैंने आपको ऊष्मा वाला लेसन पढ़ाया तो मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया कि जो ऊष्मा होती है वह हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। अब जब आप मार्बल के फर्श पर चलते हैं तो जो हमारे शरीर की ऊष्मा है वह संगमरमर के फर्श की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो ये ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए बी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, पेट्रोलियम के अवयवों अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को पहचानिए। पहला विकल्प है डीजल, पेट्रोल, रेयन। दूसरा है स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमेन। तीसरा है डीजल, बिटुमेन, कास्टिक सोडा। और चौथा है पेट्रोल, रेयन, पैराफिन, मोम। तो पेट्रोलियम के आपको उत्पाद बताने हैं जो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। तो इसमें आपका जो बी विकल्प है स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमेन, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें जो रेयन है ये पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है। तीसरे में लिखा है कास्टिक सोडा, ये भी पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। और चौथे में भी रेयन लिखा है, इसीलिए ये गलत है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 13 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और एनसीईआरटी की वीडियो देखते रहिए। आप देख रहे हैं कि ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं, इसीलिए मैं कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ ताकि आपका कोई भी प्रश्न साइंस में गलत ना हो। जल्द ही मैं पेडागोजी की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।